नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आज से मैं ये जो सीरीज़ चालू कर रहा हूँ इसका नाम है रियल न्यूज़। इसमें मैं जो कवर करूँगा, वो अपने जितने भी बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उनमें एक मेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो भी करंट अफ़ेयर होती है, चाहे वो फाइनेंशियल करंट अफ़ेयर है, चाहे वो स्टैटिक करंट अफ़ेयर है और चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफ़ेयर है और चाहे जनरल करंट अफ़ेयर है, वो सब मैं कवर करूँगा। ये जो मेरी सीरीज़ है, वो संडे को छोड़ के हर दिन चलेगी आज से। इसमें मैं सबसे पहली जो करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 18 फरवरी 2026 की। ये डेली चलेगी अपनी, केवल संडे को नहीं आएगी। उसकी जगह पे संडे को मैं पूरे मंथ की जो सॉरी पूरी जो वीक की या मंथ की जो भी अपनी करंट अफेयर होती है, उसका मैं एक रिवीजन सेशन रखूँगा। मतलब वीडियो मेरी डेली आएँगी, बस संडे को जो होगी वो उस दिन की नहीं होगी, वो क्या होगी, वो पूरे वीक की होगी। एक रिवीजन वीडियो होगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल और केवल रिवीजन कराऊँगा। तो चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मैं क्या-क्या सही कर सकता हूँ। सबसे पहली न्यूज़ है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। अब वो न्यूज़ क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक कोऑपरेटिव बैंक है और इस कोऑपरेटिव बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसको अपने सेकंड शेड्यूल से क्या कर दिया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये सेकंड शेड्यूल होता क्या है और इसको बाहर क्यों किया गया है? तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा इंडिया में आरबीआई की जो स्थापना हुई है, मतलब आरबीआई जो बनी है और आरबीआई को जो पावर मिली है, वो सब एक कानून के द्वारा मिला है और उस कानून का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। इस कानून में क्या बोला गया है? इस कानून में बोला गया है कि इंडिया में जो भी बैंक हैं, इस कानून में क्या बोला गया है कि इंडिया में जो भी बैंक है ना, वो दो टाइप की हैं। कितने टाइप की हैं? वो 2 टाइप की बैंक हैं। अब वो 2 टाइप की बैंक जो हैं वो अपनी कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो बैंक है ना, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल बैंक। ठीक है? कौन-सी बैंक है? शेड्यूल बैंक। और दूसरी वाली जो बैंक है, इसको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक क्या होती हैं और नॉन शेड्यूल बैंक क्या रहती हैं? तो देखिए, शेड्यूल बैंक क्या रहती हैं कि कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक जो क्या कर रही है, जो आरबीआई एक्ट 1934, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 2E, उसको फॉलो कर रही है ना, तो वो सब बैंक अपनी क्या बोली जाएंगी, शेड्यूल बैंक बोली जाएंगी। अब नॉन शेड्यूल बैंक कौन सी है कि ऐसी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2E को फॉलो नहीं करती है, वो सब की सब नॉन शेड्यूल बैंक है। इस समय इंडिया में जो नॉन शेड्यूल बैंक है ना, उनकी संख्या कितनी है? 0। मतलब इस समय इंडिया में कोई भी नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। जितनी भी बैंक हैं वो सब की सब अपनी क्या है, वो सब की सब अपनी शेड्यूल बैंक है। अब आपके माइंड में अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ठीक है, जो सेक्शन 2E को फॉलो कर रही है वो अपनी कौन सी बैंक है? वो अपनी शेड्यूल बैंक है। तो सेक्शन 2E में ऐसा क्या है? तो सेक्शन 2E में है ना 3 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। सबसे पहला, बैंक की जो कैपिटल है ना, बैंक की जो कैपिटल है, वो कम से कम कितने रुपए होनी चाहिए? वो कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बैंक अपनी हर रिपोर्ट बैंक अपनी हर रिपोर्ट हर फ्राइडे को किसको देगा? आरबीआई को देगा। क्लियर है? थर्ड नंबर पे, बैंक अपने जो भी डिपॉजिटर है, मतलब जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब बैंक कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बैंक के डिपॉजिटर को नुकसान होता हो। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को जब आरबीआई ने सेकंड शेड्यूल से बाहर किया, इसका मतलब यह है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब शेड्यूल बैंक नहीं रही। अच्छा, अब शेड्यूल बैंक नहीं रही तो ऐसा आरबीआई ने किया क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन है। हुआ क्या कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ना, उसमें लास्ट ईयर एक स्कैम निकल के आया। जब एक स्कैम निकल के आया, घोटाला निकल के आया, तो आरबीआई ने क्या किया, फरवरी 2025 में
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, और जो रेस्ट्रिक्शन क्या थे वो थे 3 टाइप के थे। पहला, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी लोन नहीं देगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी विड्रॉ नहीं होने देगी, मतलब जिनका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है, कोई भी डिपॉजिटर अपना पैसा नहीं निकाल सकता। थर्ड नंबर पे क्या किया कि जो बैंक का बोर्ड है उसको कर दिया पूरी तरह सस्पेंड, कि बैंक में कोई भी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब खत्म, कुछ नहीं होगा। और आरबीआई ने अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, और उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या था? उसका नाम था श्रीकांत, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर थे एक्स। ये किया गया। अब जब डिपॉजिटर का प्रोटेस्ट बढ़ने लग गया तो आरबीआई ने क्या किया लास्ट फरवरी में 2025 में, कि जो भी डिपॉजिटर है उनको बोल दिया चलो 25,000 रुपए तक निकाल पाओगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। जून जुलाई के महीने में फिर इस बैंक की रिपोर्ट आई, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में देखा कि बैंक बिल्कुल चलने की कंडीशन में है ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है बैंक के अंदर, स्कैम बहुत बड़ा था। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने डिसीजन लिया कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसको मर्ज करेंगे, और इसको जो मर्ज करेंगे वो कौन सी बैंक में करेंगे? ये करेंगे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। अब जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज हो चुकी है। अब मर्ज हो चुकी है मतलब बैंक का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका है, और जब बैंक का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है तो सेकंड शेड्यूल क्या करेगा? इस वजह से आरबीआई ने क्या कर दिया, इस बैंक को अपना जो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी इससे हटा दिया है। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब अगर कोई बैंक है वो शेड्यूल बैंक बनती है तो उसके फायदा क्या होते हैं? उसको फायदा होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक है उसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया जाता है तो उसको आरबीआई की तरफ से एक रिफाइनेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ मैंडेटरी कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं, जैसे बैंक को सीआर और एसएलआर मेंटेन करना होगा, ये सब करना होगा। ठीक है, तो ये था अपना सबसे पहली न्यूज। अब चलते हैं हम सेकंड न्यूज की तरफ। आप लोगों ने एक मिनिस्ट्री सुनी होगी, इसका नाम है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसने अभी क्या किया था, इसने अपना 3rd इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। और ये 3rd इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ है ये हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई के अंदर। इससे पहले मतलब ये 3rd हुआ है, तो इससे पहले 2 हो चुके थे, और 2 जो हुए थे वो कब कब हुए थे? तो सबसे पहला इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 2017 के अंदर। ठीक है, दूसरी हुई थी कब? 2024 के अंदर। और ये दोनों की दोनों कहाँ पे हुई हैं? ये मिडिल ईस्ट में हुई हैं, मतलब दुबई के अंदर ही की गई हैं। अगले नंबर पे आता है कि जो इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया था और इसकी थीम क्या थी? तो इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, इसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने मिलके ऑर्गेनाइज करवाया था। कहाँ पे? दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशंस इन माइंड बॉडी हेल्थ। आई होप यहाँ पे आपको सेकंड न्यूज भी क्लियर हुई होगी। थर्ड नंबर पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या किया है, इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट चलेगा 2026 से लेके 2031 तक, मतलब 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया। अब ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है? तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा, इस एग्रीमेंट के तहत भारत जो होगा, भारत वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को चावल की सप्लाई करेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो चावल की सप्लाई क्यों करेगा, मतलब इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों करेगा? कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या करता है, जिन देशों में क्राइसिस आ रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बाढ़ की वजह से फसल नहीं हुई या कोई युद्ध की वजह से लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे देशों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चावल गेहूं इन चीज़ों की सप्लाई करता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या किया, इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि आने वाले 5 साल तक 2026 से लेकर 2031 तक जो चावल की सप्लाई है वो कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, अब भारत करेगा इसका मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम परचेज करेगा इंडिया से चावल। तो जो परचेज करेगा वो किस रेट पे करेगा? तो ये रेट जो डिसाइड हुए हैं, वो कितना? 2800 रुपये क्विंटल पे डिसाइड हुए हैं। ठीक है, कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया को पैसा देगा वो कितना देगा? वो देगा 2800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से, मतलब 100 किलो 2800 रुपये देगा 100 किलो चावल के। ठीक है, और इसमें जो एग्रीमेंट है वो कितने टेनर का है? वो 5 साल का है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम अपना
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IICA। IICA एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काम करती है ये करती है MCA के अंदर। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर। अब IICA ने क्या किया है, IICA ने किया है कि एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, जिसके चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे, श्री ज्ञानेश कुमार सिंह होंगे। ये ज्ञानेश कुमार सिंह DG एंड CEO है किसके, IICAI के, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के ही ये अपने क्या है, DG एंड CEO है। तो ये जो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया इसका काम क्या होगा, देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि जब से पावर में US में ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प बड़े अनसर्टेन नेता हैं, उनका पता नहीं वो क्या कर दें, अभी बोल रहे 25% टैरिफ, कल को लगा दें 150% टैरिफ। तो इंडिया को अपने एक्सपोर्ट सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है कि अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि भारत में व्यापार करने में कितनी सुगमता है। पास्ट हम देखेंगे तो 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंक थी वो थी 142। हम मतलब दुनिया में 193 देशों में 142वें नंबर पे आते थे। क्यों, बहुत सारे लाइसेंसिंग थी, टैरिफ थे, बहुत ज़्यादा बैरियर थे बिजनेस करने में। सरकार ने बहुत से रिफॉर्म लेके आए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हुआ, मतलब इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को सही किया, सरफेसी एक्ट में चेंज किया गया, NPA के प्रोविजंस में चेंज किया गया, अपना GST रिफॉर्म लाए गए, बहुत सारे काम किए गए। तो काम करते 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 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंक है ना वो 63 आ चुकी है, मतलब हमने पिछले 10 साल में बहुत सुधार किया है। पर अभी अनसर्टेनिटी के दौर में और सुधार करने की जरूरत है। तो इस वजह से क्या किया गया, एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, और इस ग्रुप के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह होंगे। ये रिकमेंडेशन देंगे सरकार को कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए क्या क्या और करना चाहिए भारत सरकार को। तो आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, इसके चेयरमैन कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। और ये ज्ञानेश्वर कुमार सिंह है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के DG एंड CEO हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फ्रांस सेंटर फॉर AI इन हेल्थ। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक AI समिट चल रहा है। अब AI समिट चल रहा है तो इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बारे में कल मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि ये 20 तारीख तक चलेगा, तो 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो जो जो हुआ है इस पूरे समिट में वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 20 देशों की प्राइम मिनिस्टर मतलब स्टेट हेड आए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए, जिसमें से फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वो भी आए। तो इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने एक इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया गया है तो ये कहाँ पे किया गया है, ये एम्स न्यू दिल्ली में किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ है, इसमें मेन 3 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। एक तो इंडिया की एम्स शामिल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, साथ में फ्रांस की 2 शामिल है। कौन कौन सी, एक तो सोरबोन यूनिवर्सिटी शामिल है, और सेकंड नंबर है पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट शामिल है। फ्रांस की 2 शामिल है, इंडिया की 1 शामिल है। अब इसके द्वारा यहाँ पे जो सेंटर फॉर AI इन हेल्थ लॉन्च किया गया है, ये किस किस ने किया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें अपने प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे, इसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर शामिल हुए थे। फ्रांस की तरफ से तो उनके राष्ट्रपति थे कौन, इमैनुअल मैक्रोन, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है JP नड्डा। अब ये जो सेंटर फॉर AI इन हेल्थ है, इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज है AI ड्रिवन रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन, क्लिनिक इनोवेशन एडवांस करना, ये इसका पर्पज है। ये आपको याद रखना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ है, ये किसने लॉन्च किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ये अपना क्या है, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनके साथ में JP नड्डा शामिल थे। पाटन इंस्टीट्यूट या कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया। पाटन इंस्टीट्यूट भी एम्स दिल्ली है इंडिया की तरफ से, और फ्रांस की तरफ से 2 हैं। फ्रांस की तरफ से 2 कौन कौन है, एक तो सोरबोन यूनिवर्सिटी है, और दूसरे नंबर पर अपने कौन सा, पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अभी आप लोगों को पता होगा कि 1 फरवरी को अपना बजट आया था और जो बजट आया था वो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने प्रेजेंट किया था। इनफैक्ट 1 फरवरी को संडे था, तब भी उन्होंने प्रेजेंट किया था। अब इस वाले बजट में क्या था, इस वाले बजट में इन्होंने बोला था कि जेंडर बजट स्टेटमेंट, मतलब मेन जो फीमेल्स एम्पावरमेंट बोल दो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट बोल दो, महिला सशक्तिकरण, कुछ भी बोल दो, तो उसके लिए इस बार जो बजट एलोकेट किया गया था वो किया गया था कितना अपना, वो किया गया था 5,08,78 करोड़ रुपए का। राउंड फिगर देखेंगे तो ये अपना कितना था, 5.01 लाख करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर जो किया गया था, लास्ट ईयर किया गया था 4.49 लाख करोड़ रुपए का। इस बार अप्रोक्सीमेटली कितना किया गया, 5.01 लाख करोड़। तो पिछले साल से इस साल जो अपना जेंडर बेस्ड बजट है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसमें आपको याद रखना है इंक्रीज कितना हुआ है, 11.55%। लास्ट ईयर जो जेंडर बेस्ड बजट जो था, इसका परसेंटेज जो था वो था 8.86%। इस बार ये बढ़ के कितना हुआ है, 9.37%। लास्ट ईयर जो एलोकेट था 4.4449 लाख करोड़, इसमें ये पैसा 49 मिनिस्ट्री और 5 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस बार जो किया गया 5.01 लाख करोड़, ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अपना कितना, 53 मिनिस्ट्री और 5 यूनियन टेरिटरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो रफली आप याद कर लीजिएगा, लास्ट ईयर कितना था, 4.5 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार कितना है, 5 लाख करोड़ रुपए का। अब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए पहुंचोगे तो मैथमेटिक्स आपको इतनी बेसिक होगी कि 11% का इंक्रीज होता ही होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए रफली 11% का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर अपना जो मिनिस्ट्री थी इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए में 49, कुछ मैच कर रहा है, 49, 49, ठीक है। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए पहले 49 मिनिस्ट्री प्लस 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस बार 5 लाख करोड़ रुपए में कितना अपना, 53 मिनिस्ट्री और 5 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सेम ही है, यूनियन टेरिटरी तो पिछले बार जैसी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज मिलान, एक्सरसाइज मिलान है, ये अभी जो चल रही है वो चल रही है अपने विशाखापट्टनम में। इनफैक्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट भी गई थी। ये जो पूरी एक्सरसाइज मिलान है ना, ये 10 दिन का है। 15 तारीख को चालू हुआ था और 25 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। इसमें इसी के बीच में एक IFR हुआ है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ठीक है। अब ये फ्लीट रिव्यू क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मिलान एक्सरसाइज है क्या, देखिए आपको पहले तो याद रखना है, एक नेवी की एक्सरसाइज है। हो कहाँ पे रही है, इंडिया में हो रही है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। मतलब इंडिया ही इसको ऑर्गेनाइज कराता तो नॉर्मल है, ठीक है, विशाखापट्टनम में ही होगी। अब विशाखापट्टनम में हो रही है, 10 दिन का है, 15 से लेके 25 तक, जिसमें IFR भी शामिल होगा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इस बार जो एक्सरसाइज मिलान हो रहा है, इसका थीम क्या है, तो इसका आपको ये थीम लिख रहा है, इसको याद रखना है आपको। कंट्री इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं 72 कंट्री, 72 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज मिलान में, जिसमें कुछ कंट्री पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो कंट्री कौन कौन से हैं, जर्मनी, फिलीपींस, UAE, ठीक है। 3 कंट्री हैं, जर्मनी, फिलीपींस और UAE। जर्मनी, फिलीपींस, UAE, GPU, ठीक है। ये आपको याद रखना, GPU, जर्मनी, फिलीपींस और UAE, ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज मिलान के बारे में अब थोड़ा हम देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज मिलान जो है वो सबसे पहली बार जो हुई थी, ऑर्गेनाइज कही हुई थी, वो हुई थी 1995 में। अब 1995 में जब हुई थी ना, उस समय इसमें केवल और केवल 4 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना, ISST। आई मतलब इंडिया, एस मतलब श्रीलंका, एक एस मतलब सिंगापुर, और टी मतलब थाईलैंड। 4 शामिल थे। और ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलान, वो एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। अभी हो रही है 2026 में, इसके बाद होगी 2028 में, लास्ट हुई थी 2024 में। 2024 में 50 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 72। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी है ना, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं इसमें, 18 से 25,
एक तो यहाँ पे 18 से 20, 18, 19, 20 मैं आपको पूरा बताता हूँ होगा क्या इसमें। 10 दिन की एक्सरसाइज है, 15 तारीख से चालू होगी, तो 15, 16, 17 3 दिन का होगा IRF, ठीक है, सॉरी IFR। IFR का मतलब होता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का मतलब है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो विशाखापट्टनम गई और वहाँ पे जो डिफरेंट देश की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी शिप जो होती है उसका एक निरीक्षण किया था, उसी को हम बोलते हैं IFR। ये चलेगा अपना 3 दिन का। इसके बाद 18 से लेके 20 तक, 18, 19, 20, ठीक है। ये 18, 19, 20 है, इसमें हार्बर फेस होगा। हार्बर फेस का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब होता एक्सरसाइज का पार्ट है, पर फिजिकल कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होगी, वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन होगा, ये सब काम किए जाएंगे। उसके बाद जो होगा ना 21 से लेके 25 तक, ये वाली मेन है, इसको बोलते हैं सी फेस। यहाँ पे क्या होगा, समुद्र के अंदर जाके नेवी और तब एक्सरसाइज करेगी। तो टोटल 10 दिन का प्रोग्राम है। 15, 16, 17 यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ। 18, 19, 20 यहाँ पे क्या हुआ, हार्बर फेस था, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और स्ट्रेटेजी वाइज पे डिस्कशन हुआ टेबल के ऊपर। और 21, 22, 23, 24, 25 इसमें क्या होगा, इसमें अपना सी फेस होगा। क्लियर है, ठीक है। अभी पहली बार 3 देशों ने शामिल, मतलब 2026 में वो एक्सरसाइज हुई है। 3 देश पहली बार यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, जर्मनी, फिलीपींस और यूएई, GPU। सबसे पहली बार कब हुई थी, 1995 में। उस समय कितने देश शामिल थे, 4। कौन कौन से, इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड, ISST। क्लियर है, और हर 2 साल में एक बार होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये है अपना मध्य प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना अभी आप लोगों को याद होगा शायद 2022 के आसपास, आसपास का 2022 ही था वो, तो भारत में चीता आए थे। मोदी जी का बड़ा सपना था कि भारत में चीता होने चाहिए। कुछ अपने न्यूज एंकर थे, वो चीता की ड्रेस में पहन के अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे उस टाइम, मतलब अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा था न्यूज में। तो उस समय जब चीता आए थे तो वो 2 कंट्रियों से आए थे, एक तो नेमीबिया से आए थे और आए थे कुछ साउथ अफ्रीका से। अब ये क्यों लाए थे कि भारत में जो चीता है ना 1952 में विलुप्त हो चुके थे, तो मोदी जी का सपना है कि भारत में चीता होने चाहिए थे, इस वजह से उस टाइम 2022 में आए थे। उसमें एक चीता में, मतलब फीमेल जो चीता थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था गामिनी। क्या नाम था इसका, गामिनी। ये भी आई थी। तो ये गामिनी जो चीता है ना, ये सेकंड टाइम मदर बनी है। और अब की बार जो मम्मी बनी है ना, तो इसने क्या किया है, 3 जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया है, ठीक है। तो अभी तक भारत में जो चीता की संख्या थी वो 35 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई है, 38 हो गई है। ये 3 जो चीता को जन्म दिया उसकी मदर का नाम क्या है, गामिनी। पहली बार मदर बनी है, नहीं, ये दूसरी बार मदर बनी है। इससे पहले वो मार्च 2024 में मदर बन चुकी थी। जब से 2022 से चीता आए ना, तब से भारत में टोटल 27 चीतों को जन्म दिया जा चुका है, ठीक है। अभी 8 हो गए होंगे, 10-11 दिन पहले एक और फीमेल चीता थी जिसका नाम था आशा। उससे बहुत ज्यादा आशा थी सरकार को, उसने भी 5 बच्चे दिए थे, और 3 किसने दिए, अभी गामिनी ने दिए, ठीक है। तो टोटल इस साल 2026 में 8 चीता भारत में पैदा हो चुके हैं। पहले कितने थे, पहले 30 थे, सॉरी, पहले कितने थे, 30 थे, और अब इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी है, 38 हो चुकी है। 5 किसने दिए थे, 5 आशा ने दिए हैं, और 3 किसने दिए हैं, 3 दिए गामिनी ने। गामिनी दूसरी बार मदर बनी है। एक और चीज याद रखनी है, 2026 तक, मतलब ये साल जो खत्म होगी ना, तो उस तक भारत में टारगेट है कि टोटल भारत में ना कम से कम कितने चीते होने चाहिए, 50 होने चाहिए। कितने तो हो गए, 38 हो गए, मतलब 12 पैदा और करने हैं साथ में। अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट चीता, कौन सा प्रोजेक्ट चीता है, ये कब लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट चीता जो है ये लॉन्च किया गया था 2022 में, ठीक है। तो ये अपनी 8 कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने डिस्कशन की है। आई होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक करके कमेंट करके चली जाइएगा, एटलीस्ट मुझे पता चले कि फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।